हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस का एक टॉपिक विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन को कैसे चेक करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ये देखा था। उसकी लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप CSIR नेट गेट कोई भी स्टेट का सेट, स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, इन सब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। उसी के कंटिन्यूशन में आज का लेक्चर है हमारा द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो ये इसके बेसिस पे भी आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ और देख लेते हैं क्या है। तो हमने सबसे पहले अगर हमको प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो हमारा सबसे पहले अजम्पशन रहेगा कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है विच इज डिनोटेड बाय एफ एन एक्स। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। हम पहले से मान के चल रहे हैं कि जो हमने सीक्वेंस ली हुई है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है टू द सम फंक्शन विच इज एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारी जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ ऑफ एक्स में। और जब भी हम सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन लेते हैं तो वो कोई ना कोई डोमेन पे डिफाइंड होता है। तो यहाँ डोमेन हमारा एस सेट है विच इज अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो हम पहले से मान के चल रहे हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है आर द सफिशिएंट कंडीशन। जब भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी हमारी सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन तब ये सारी प्रॉपर्टीज अपने आप अप्लाई होंगी, अदरवाइज इनकी कोई गारंटी नहीं है कि अप्लाई होंगी या नहीं होंगी। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। द कंडीशंस आर सफिशिएंट। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है आर सफिशिएंट कंडीशन। तो उनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये बोलती है हमसे कि लिमिट्स कैन आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, लिमिट आर चेंजेबल। तो जब भी आप सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन को देखते हैं तो उसमें आपको दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे। एक तो आपको n देखने को मिल रहा है यहाँ पे और एक आपको x देखने को मिल रहा है। तो जब भी अगर ये सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन आपका कैसा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, उस केस में या तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप लिमिट लगा लीजिए x पे a की, मतलब x है वो a पे कन्वर्ज कर रहा है। ए इज सम पॉइंट जो कि आपका डोमेन के अंदर से आ रहा है। ठीक है, ये है डोमेन तो इसके अंदर से आ रहा है। तो x की लिमिट अगर आप a पे पुट करते हैं एंड देन उसके बाद आप उस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी की लिमिट लगाते हैं, इज सेम एज अगर आप फंक्शन पे, फंक्शन ऑफ जो भी सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन था उस पे n टर्म पे जब आप n की लिमिट लगाते हैं टेंड्स टू इंफिनिटी एंड देन बाद में x टेंड्स टू a लगाते हैं तो दोनों ही की वैल्यू सेम आएगी। इक्वालिटी की कंडीशन यहाँ पे होल्ड होती है एंड ये दोनों ही इक्वल होंगे टू द जो भी जिस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहाँ कर रहा था, हमारा जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन था वो हमारा एफ एक्स में कर रहा था। तो एफ एक्स पे आप क्या करिए, एक्स टेंड्स टू ए की भी लिमिट लगा देंगे तो इन सब की वैल्यूज क्या होंगी, सेम आएंगी। इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड होती हुई दिखेगी। तो लिमिट कैन बी इंटरचेंजेबल इफ अगर आपका सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो ये सारी लिमिट चेंज और ये सारी प्रॉपर्टी हो भी सकती है, एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो इस बात का ध्यान देंगे। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट मतलब जैसे आपको एग्जाम में कोई भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी, मतलब कोई भी सीक्वेंस दी तो आप पहले चेक कर लीजिए कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एमएन टेस्ट से आप चेक कर लेंगे। अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है तो आप बोलेंगे, टिक लगाते जाएंगे। अगर ऑप्शन में ये सारी इक्वालिटी आती है कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस और इधर दिस इक्वल टू दिस, तो आप इन सब में टिक करते जाएंगे, हाँ ये सारी चीजें ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले आप गिवन फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करिए एंड देन इसके बाद ये सारी बातें आप कर पाएंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका जो सीक्वेंस है, जो भी आपको यहाँ पे एफ एन एक्स दिया हुआ है, ये कैसा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है टू सम फंक्शन एफ एक्स ऑन सम सेट S which is a subset of set of a real number, then अगर यहाँ पे each एफ एन एक्स आपका, याद रखेंगे each एफ एन एक्स अगर आपका कंटिन्यूस है तो
उसका जो लिमिट वैल्यू है उसको भी कंटिन्यूस होना पड़ेगा, उस फंक्शन को भी कंटिन्यूस होना पड़ेगा अगर आपका गिवन जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एफ एन एक्स इज continuous for every x belongs to S implies जो fx है जो उसका लिमिट वैल्यू है उसको भी क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हेल्प कहाँ करता है, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है विच इज एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2n फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारा डोमेन है वो हमारा क्या है, सेट ऑफ अ रियल नंबर ही है, इटसेल्फ सेट ऑफ अ रियल नंबर इटसेल्फ वही है। ठीक है, अब हम उन्हें को यहाँ पे इसकी पी डब्ल्यू एल निकालेंगे, पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे। तो पॉइंट वाइज लिमिट हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कैसा बन रहा है कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है, मॉड एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है का मतलब ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, इसके इधर वाला वैल्यू और इसके इधर वाली वैल्यूज। ठीक है, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब, तो अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये लिमिट क्या देने वाला है, तो ये जो लिमिट देगा n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये हमको देगा यहाँ पे वैल्यू 1। ठीक है, तो इसकी जब आप लिमिट निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, कब, जब x मॉड x ग्रेटर देन 1 है। देन इसके बाद मॉड x इक्वल टू 1 पे भी होगा, तो मॉड x इक्वल टू 1 पे जब भी आप x की वैल्यू या मॉड x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 1 रख देंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 आ गई। अब नाउ अगर मॉड x कैसा है, लेसर देन 1 है तो क्या होगा, तो मॉड x लेसर देन 1 है तो हमारी जो लिमिट वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, यहाँ पे 0 आने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। अब ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। अब ये जो ऊपर वाला जो फंक्शन था, मतलब जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन हमको दिया हुआ था, ये सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ अ रियल नंबर। बट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एफ एक्स आपको मिल रहा है इज नॉट कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस है, या फिर आप इसको नॉट कंटिन्यूस बोल दीजिए या डिसकंटिन्यूस। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया फॉर सम एक्स, मतलब जैसे मॉड एक्स जब भी एक्स के इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे ये कैसा हो रहा है, इस पॉइंट पे -1 और 1 पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो अगर ये डिसकंटिन्यूस हो गया तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो पाई। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो पाई, इस कारण से आप यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट बोलेंगे दिस एम्प्लाइज जो आपका एफ एन एक्स दिया हुआ था इज नॉट uniformly convergent for every x belongs to the set of a real number। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से इस रिजल्ट की हेल्प से आपने बता दिया कि सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन जो आपको प्रोवाइडेड है इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए भी आप इस तरीके से इसकी हेल्प ले सकते हैं, बट ये तभी वर्क करेगा जब नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की आपको बात करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है इसका मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं है। नॉट पी एम्प्लाई नॉट क्यू, पी एम्प्लाई क्यू तो नॉट क्यू एम्प्लाई नॉट पी। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है दैट मीन्स ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो वो हमने देखा कि एफ एन एक्स हमारा कंटिन्यूस था फॉर एवरी पॉइंट, बट हमारा जो एफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूस आया, देयरफॉर जो हमारा गिवन फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो एक तो यहाँ पे आप इसका हेल्प से यहाँ पे बता सकते हैं यूनिफॉर्म, इसमें आपको एम इन टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप यहाँ पे इसके बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। एक और बात ध्यान देंगे कि अगर सिर्फ आपको अब इतना ही पता है कि ईच एफ एन एक्स जो भी आपका सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, एंड आपने चेक किया उसका पॉइंट वाइज लिमिट का फंक्शन वो भी आपका क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट डजेंट एम्प्लाई कि जो एफ एन एक्स जो आपकी सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है वो कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी। इट डजेंट एम्प्लाई, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ऐसी है ही नहीं। ये ऐसा है कि यूसी होगा तो ये कंडीशन होल्ड होगी, ये कंडीशन होल्ड हो तो यूसी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले ही मैंने आपको बताया है कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। देयरफॉर कि ये एम्प्लाई नहीं करेगा ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इसको सपोर्ट करते हुए एक एग्जांपल हमारे पास है कि आप सीक्वेंस ले लीजिए एन एक्स बाय 1+n² x²। तो ये लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू द सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो हमने ये लास्ट लेक्चर पे देखा था ये जो सीक्वेंस थी ये हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं बन के आई थी, ठीक है, क्योंकि इसका जो एम एन फंक्शन था वो क्या बन के आया था, 1/2, जिस पे अगर हम लिमिट लगाएं n टेंस टू इंफिनिटी की तो एम एन हमारा 1/2 देगा विच इज नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू। देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, बट आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये जो ये जो फंक्शन है एन एक्स बाय 1+n² x² इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ रियल नंबर, एंड इसकी जो एफ एक्स वैल्यू है वो भी 0 आ रही है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। देयरफॉर यहाँ पे ये दोनों ही हमारी कैसी हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट जो आपका फंक्शन जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि इफ ईच एफ एन एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर आपका जितना भी मतलब हर एक्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, चेक करेंगे जो एफ एन एक्स है वो आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा, देन आप एफ एक्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। एफ एक्स में और में नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो जैसे अभी आप कंटिन्यूअस के बारे में बोल पा रहे थे कि अगर हमारा फॉर ईच एफ एन अगर फॉर ईच एक्स के लिए हमारा एफ एन एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अभी आप बोल पा रहे थे कि कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा अगर हमारा गिवन सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन कैसा है, कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ एक्स। बट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन होल्ड नहीं होती, इस बात का ध्यान देंगे। अगर आपका एफ एन एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है एफ एक्स पे तब भी आप डिफरेंशिएबिलिटी पे नहीं बोल पाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी पे एफ एन एक्स अगर आपका डिफरेंशिएबल है भी तो भी आपका जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान देंगे। इस बात पे काफ़ी सारे आपको PYQs में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो इस पॉइंट को क्लेम करते हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसीलिए, ठीक है। अब नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ ईच एफ एन एक्स जो है वो आपका कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर जाता है दोनों, इसलिए इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका ईच एफ एन एक्स डिफरेंशिएबल है एंड जो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी से बनने वाली एक सीक्वेंस है विच इज एफ एन डैश एक्स कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू सम जी एक्स, देन जो जी एक्स है वो इक्वल टू होगा एफ डैश ऑफ एक्स के। तो अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है और वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली टू सम एफ एक्स, तो ये बात तो जरूरी नहीं है कि अगर ईच एफ एन एक्स डिफरेंशिएबल है तो एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, जो कि प्रीवियस हमारी प्रॉपर्टी थी। बट इस बात की मतलब इस बात की श्योरिटी है कि इसके डिफरेंशिएशन, इस
इस जो भी फंक्शन है इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, इससे बनने वाली आपको एक सीक्वेंस मिलेगी। वो सीक्वेंस जो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी तो हमेशा एफ डैश एक्स पे ही कन्वर्ज करेगी। एफ डैश एक्स कौन, ये एफ का डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा एफ डैश एक्स पे ही कन्वर्ज करेगी। बट इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि हमेशा ये जो एफ एन डैश एक्स की सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। अगर करती है तो एफ डैश एक्स पे जाएगी, अगर नहीं करती है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान देंगे कि इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, दैट एफ डैश एन एक्स की जो सीक्वेंस बनने वाली है कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू जी एक्स। मतलब किसी भी फंक्शन में कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, बट अगर कन्वर्ज करती है तो एफ डैश एक्स पे कन्वर्ज करेगी, बट अगर नहीं करती है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वाला सीन है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे। तो करती है तो एफ डैश एक्स पे जाएगी, नहीं करेगी तो फिर कोई बात नहीं है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी गिवन सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसी एक फंक्शन में। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेंगे, बिकॉज इसकी दो प्रॉपर्टी और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे ईच एफ एन एक्स आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, और इसकी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी टू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वाला सीन है, ध्यान रखेंगे। द लास्ट प्रॉपर्टी इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये थोड़ी रिमान इंटीग्रेबल से रिलेटेड है ये प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ये बोल रही है हमसे कि इफ ईच एफ एन एक्स इज रिमान इंटीग्रेबल, अगर सभी मतलब x के लिए डोमेन के हर पॉइंट पे हमारा जो एफ एन एक्स है वो रिमान इंटीग्रेबल है, तो जो जिस भी फंक्शन में वो कन्वर्ज कर रहा था वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो ये कहना चाह रही है दैट मीन्स कि इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ सेट जिस पे भी डोमेन है, एफ एन एक्स इज रिमान इंटीग्रेबल, एफ एन एक्स इज रिमान इंटीग्रेबल, then f is also a Riemann integrable on that set। ठीक है, और ये सब तभी पॉसिबल है जब आपकी गिवन जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है वो कहाँ है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी एफ एक्स पे। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रही है तो ये सारी कंडीशन होगी नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इस बात की गारंटी है कि अगर ईच एफ एन एक्स रिमान इंटीग्रेबल है तो एफ एक्स भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। इससे एक रिजल्ट और मिलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं a से b में एफ एन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल टू हो जाएगा a से b पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स विच इज इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं तो इस पे भी लिमिट कैसी है, इंटरचेंज आप कर सकते हैं। मतलब पहले लिमिट लगा लीजिए, देन आप क्या कहते हैं इंटीग्रेट करिए, या पहले इंटीग्रेट कर लीजिए फिर लिमिट लगा लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आती है विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ए से बी में। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये सफिशिएंट कंडीशन है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा तो ये सारी कंडीशन होगी, ये कंडीशन नहीं होगी तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली समझा था। तो यहाँ पे ये वाली बात भी बोल रहा है साथ ही साथ कि हमारा जो क्या कहते हैं ये अगर कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है ए से बी में एफ एन एक्स डी एक्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू द a से b का इंटीग्रेशन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ एफ एन एक्स
dx, अगर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, देन आप यहाँ पे बोल देंगे जो सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन है इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये क्योंकि सफिशिएंट कंडीशन थी तो P इम्प्लाई Q, तो नॉट Q इम्प्लाई नॉट P वाली कंडीशन है, तो इस कारण से अगर कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, इसको सपोर्ट करता हुआ एक एग्जाम्पल जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो यहाँ पे हमारी अगर सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन कुछ इस तरीके से है एन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस 2n और यहाँ पे 0। ठीक है, ये यहाँ पे कब हो रहा है, जब x हमारा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, फ्रॉम क्लोज 0 से ओपन 1/n। ठीक है, यहाँ पे x हमारा बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड 1/n से ओपन 2/n तक। यहाँ पे x हमारा बिलोंग कर रहा है 2/n से 1 तक क्लोज। ठीक है, तो अगर x हमारा कुछ इस तरीके से है, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन कुछ इस तरीके से है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जब आप यहाँ पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 एफ एन एक्स डी एक्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ब्रेक फंक्शन है तो आप 0 से 1/n के लिए इसको इंटीग्रेट कीजिए, 1/n से 2/n के लिए इसको इंटीग्रेट कीजिए एंड देन इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसकी जो इंटीग्रेटिंग वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो सिमिलरली अगर आप इस पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट लगाते हैं 0 से 1 पे एफ एन एक्स डी एक्स की, तो ये भी 1 आ जाएगी। बट आपने यहाँ पे देखा था लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, जो अगर ये कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली, कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा था यूनिफॉर्मली, बट इसकी जो PWL थी, पॉइंट वाइज लिमिट आ रही थी, वो कहाँ आ रही थी, 0 आ रही थी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ रियल नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे a से b में f ऑफ x को, तो भी वो 0 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो देखेंगे आप यहाँ पे दिस एम्प्लाइज कि जो हमारा एफ एन एक्स का जो सीक्वेंस हमको प्रोवाइड किया गया है इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में इसको किससे देखा था, एम एन टेस्ट की हेल्प से देखा था, बट यहाँ पे आप इंटीग्रेशन की हेल्प से भी नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट बता सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा कि नॉट यूनिफॉर्मली ही बता पाएंगे, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है ऐसा कोई भी रिजल्ट अभी तक हमने यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया है। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बारीकी से इन पूरी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ये 5 ही प्रॉपर्टी थी, इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आपके PYQ में देखने को मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको ये पूरी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की। तो आपने अगर ये 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, जो प्रीवियस लेक्चर था एंड ये वाला लेक्चर, तो आपको कंसेप्चुअली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन में कुछ भी नहीं बचा है जो हमने डिस्कस नहीं किया है और पेपर में पूछा गया है। सिर्फ आपको अब प्रैक्टिस करने रहेंगे कुछ क्वेश्चन जो एमएन टेस्ट लगा के आप प्रूफ कर पाएंगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस सीरीज ऑफ अ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, विच इज़ अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूछा जाता है। तो होपफुली कोई समझ में आया होगा। तो अगर आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।